तो नमस्कार, मेरा नाम अरविंद कुमार वर्मा है। चलिए आज देखते हैं न्यूटन्स के तीनों लॉ। न्यूटन के तीनों लॉ क्या क्या है वो देखते हैं, थोड़ा सा हम विजुलाइज करके। खाली लैंग्वेज में नहीं, जो लिखा है वही तो उसको आपको करके थोड़ा दिखाते हैं। वो एक्चुअली में विजुलाइज करके आपके माइंड में जैसे इमेज बन जाए कि कैसे वो काम करता है, न्यूटन्स तीनों लॉ कैसे हैं। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई वस्तु अगर चल रही है तो चलती रहेगी, सिंपल भाषा में, और अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। कोई वस्तु अगर चल रही है चलती रहेगी, अगर रुकी है तो रुकी रहेगी। मतलब क्या है, जैसे ये बोतल अगर है, रुका है तो रुका है, और चल रहा है तो चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, मतलब अगर ये रुका, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे ही रहेगा जब तक कि उसको हम हटाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए आप हम इसको छोड़ते भी हैं तो नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा मतलब आप कहेंगे कोई फोर्स नहीं लगा, फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगा हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगा हुआ, वो नीचे गिरा रहा है। लेकिन अगर कोई फोर्स ना लगे तो यहीं पे रहेगी जहाँ पे है। या कोई चीज़ खड़ी है, जैसे आपकी गाड़ी खड़ी है, बाइक खड़ी है, तो क्या होगा, वो खड़ी ही रहेगी, वो मूव नहीं करेगी जब तक कि उस पर फोर्स कोई धक्का ना दे या फिर आप चालू ना करें। या फिर इसका एग्जाम्पल है, हाँ, लेकिन अब अगर ये है गाड़ी चल रही है, फिर मान लो हमने चला दिया, फिर रुकती क्यों नहीं है, क्यों रुक जाती है। हमने एक बार चला दिया, फिर उसको रुकना नहीं चाहिए उस पर कोई, लेकिन उस केस में भी उस पर वाह बल लगता है। जैसे गाड़ी चल रही है, मान लो इस तरह गाड़ी चल रही है, तो सामने का फ्रिक्शन हवा का दबाव आता है, वो रोकता है, प्लस टायर का फ्रिक्शन रोकता है। तो मतलब रोकने वाली चीज़ें अवेलेबल है, इसलिए रुक रही है। लेकिन अगर कोई चीज़ रोके ना तो रुकेगी नहीं, हमारी कार रुकेगी ही नहीं। इसका एग्जाम्पल है सेटेलाइट्स। कभी ध्यान दिया है? इसका एग्जाम्पल है सेटेलाइट, जो हम लोग पृथ्वी से जो हम छोड़ते हैं, चाहे इनसेट 2 है, इनसेट 2B, इनसेट 2C है। सेटेलाइट 700 किलोमीटर ऊपर, या फिर सबसे ऊपर जो भू स्थैतिक उपग्रह होते हैं वो 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं। ठीक है, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं। तो उस वहाँ पे एयर नहीं होती है, वहाँ पे एयर नहीं होती है, तो इतने सालों तक कैसे चलता है। हम चलाने के लिए कोई ऊर्जा नहीं देते हैं। वो पृथ्वी जैसे है, मान लो अर्थ अगर हम कोई एग्जाम्पल ले, ये मान लीजिए अर्थ ही है, ठीक है। अगर इसके चारों तरफ चक्कर लगाना है, तो अगर आपको एरोप्लेन से चक्कर लगाना पड़े तो हमेशा आपको एरोप्लेन में फ्यूल भरना पड़ेगा, हमेशा एरोप्लेन में फ्यूल भरना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत दूरी पे है, मतलब बहुत दूरी पे 700 किलोमीटर ऊपर, या फिर 1,000, 15,000, 20,000, जितने भी किलोमीटर ऊपर है, 1000 किलोमीटर ऊपर है, एयर का फ्रिक्शन रहेगा नहीं। मेन रूप से एयर का फ्रिक्शन ही होता है एरोप्लेन के लिए, क्या एयर का फ्रिक्शन ही तो है, और उसमें रोकने वाला क्या है। तो जब एयर का फ्रिक्शन रहेगा नहीं तो सेटेलाइट हमेशा चलता रहता है। इसीलिए ऐसा नहीं, सेटेलाइट को पृथ्वी के चारों तरफ चलाने के लिए कोई हम ऊर्जा नहीं देते, बस हमारी जो मेन ऊर्जा लगती है खाली में भेजने में लगती है, पृथ्वी से ऊपर तक भेजने में लगती है। जैसे हम कोई ढीला फेंकते हैं, कोई पत्थर फेंकते हैं, ऐसे हम फेंकेंगे, ऊपर फेंकेंगे तो हमें एनर्जी लगेगी ना, तो वैसे ही उसको भी फेंकने के लिए एनर्जी, उसको भी वहाँ पहुँचाने के लिए एनर्जी लगती है। उसके बाद अपने आप घूमता रहता है। हाँ, उसके अंदर जो सिस्टम है उसमें काम करने के लिए, बिजली के जो आइटम है उसमें काम करने के लिए, क्योंकि वो सिग्नल रिसीव करता है, भेजता है, बहुत सारे काम होते हैं, फोटो खींचता है, उसके लिए उसमें एनर्जी चाहिए, जो सोलर पैनल लगे होते हैं। ओके, तो ये इससे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कोई चीज़ चल रही, चलती रहेगी, हमारा सेटेलाइट या फिर चंद्रमा, जितने भी है नेचुरल, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ हमेशा चल रहा है, चलता ही रहेगा। उसमें जब कोई वायुबल जब तक न लगाया जाए, क्योंकि कोई वायुबल उसमें लगा नहीं रहा है, ना लगा सकता है क्योंकि बहुत बड़ा है, तो हमेशा चलता रहेगा। चलिए, हाँ, सेकंड लॉ का बेसिक क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्पार्टेड फोर्स। और जो ये फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में काम करेगा जिस डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आएगा। तो इसको अगर हम, तो लैंग्वेज होगी, क्योंकि अगर इसको फिजिकली समझना है तो इसका मतलब क्या होगा, मोमेंटम क्या होता है, चेंज, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। मास को हम अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए ये 1 kg की बोतल है, पानी भरा हुआ 1 kg है, अगर इसकी स्पीड ऐसे हमने घुमा दिया, ऐसे हमने फेंक दिया, तो अगर इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है और मास इसका 1 kg है, तो 2 × 1 = 2 mv इसका होगा, m × v होगा। ठीक है, अब किसी 2 mv से है, ऐसे जा रहा है, फिर हमने सामने से रोक दिया। अब सामने से रोकने से क्या होगा, इसे आ रहा था 1 मीटर 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, हमने सामने रोक दिया, एकदम से रोक दिया। अब क्या होगा, मोमेंटम पहले इसके पास क्या था, m × v, 2 × मास 1 था, v वेलोसिटी 2 था, 2 × 1,
उसके बाद लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे जाने के बाद बोतल पूरी तरह रुक गई। अब मोमेंटम क्या होगा, अब बताइए मोमेंटम क्या होगा इस बॉडी का, मोमेंटम क्या होगा, क्योंकि मास तो सेम है, मास 1 kg है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी 0 हो गई है। वेलोसिटी 0 हो गई मतलब क्या हुआ कि इसका वेट 1 था, वेलोसिटी 0 हो गई, तो क्या होगा 1 × 0 0, मोमेंटम 0 हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो सेकंड लगा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जो चेंज हुआ है, पहले आपका 2 था, बाद में 0 हो गया, तो 2 - 0, और कितने समय में हुआ, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहा गया है कितने समय में हुआ, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड जितने में हुआ, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना फोर्स हमारे ऊपर लगाएगा। सबसे इस न्यूटन सेकंड लॉ से यही पता लगता है कितना फोर्स लगाएगा। अब बताइए अगर कोई चीज तेजी से आ रहा है तो ज़्यादा लगाएगा, या धीरे धीरे जा रहा है तो ज़्यादा लगाएगा। आप खुद फील कर सकते हैं, तेजी से आ रहा ज़्यादा फोर्स लगेगा, अगर धीरे धीरे आ रहा तो कम फोर्स लगेगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम कम होगा, चेंज इन मोमेंटम कम होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी 4 है, अब मास तो एक ही है, 4 × 1 4 हो गया। अब लास्ट में 0 होगा तो चेंज इन मोमेंटम 4 आया अपॉन टाइम। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आपने किसी को कुछ फेंक के मारा, मान लो चाक फेंक के मारा, अब उसके कितना लगेगा डिपेंड करेगा इसकी वेलोसिटी कितनी थी प्लस इसका मास कितना है। क्योंकि अगर आप फेंक के मारेंगे तो इसमें मास तो फिक्स है, वेलोसिटी कुछ आई होगी, और उसको जब लगेगा तो वो रुक जाएगा, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो चेंज जितना मोमेंटम होगा पहले के वेलोसिटी मास का मल्टीप्लिकेशन, जो बाद का होगा वो आपका चेंज इन मोमेंटम होगा, उसी के रिस्पेक्ट में फोर्स लगेगा। तो फोर्स निकालने का एक बहुत ही अच्छा तरीका न्यूटन जी ने आविष्कार किया था, ठीक है। और न्यूटन सेकंड लॉ का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि कभी आप बाइक पे या कार पे हमेशा होंगे, देखते होंगे, जब बाइक ऐसे चल रही है, अब तेजी से जैसे होता है जनरली क्या सभी लोग करते हैं, स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, 10 20 30 40 50 60, देखते होंगे आपको गाड़ी पे पीछे की तरफ फोर्स लगता है, पीछे की तरफ फोर्स लगता है। लेकिन अगर आप गाड़ी की स्थिर है, मतलब अगर आप 40 पे चल रहे हैं, 40 पे लगातार चल रहे हैं, तो आपको कोई फोर्स नहीं लगेगा, आपको कोई फोर्स नहीं लगेगा, पीछे मतलब लटकेगी नहीं। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ के कारण है ये, क्योंकि मास, गाड़ी का मास मान लीजिए कि 10 kg था, गाड़ी सब मिला के मान लीजिए 10 के, समझने के लिए वो तो कुछ भी हो सकता है, आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, आप समझदार स्टूडेंट हैं, आप विज्ञान के स्टूडेंट हैं, आप समझदार, तो आप कैलकुलेट करके निकाल, मान लीजिए 10 kg था, अभी हमारी स्पीड 20 थी, तो 20 × 10 बेद 200, आपका मोमेंटम हो गया 200। और उसके बाद अब बाद में क्या हुआ, मोमेंटम मान लो 40 स्पीड हो गई, धीरे धीरे आपकी स्पीड 40 हो गई, 40 स्पीड हो गई। अब मोमेंटम क्या हुआ, मोमेंटम क्या हुआ, 40 आपकी है स्पीड और 10 आपका मास माना है, 40 × 10 400। डिफरेंस क्या हुआ, पहले 200 था अब 400 है, तो डिफरेंस क्या हुआ, 400 - 200, 200 हुआ चेंज इन मोमेंटम। मतलब 20 की स्पीड से 40 की स्पीड में पहुंचने में आपका चेंज इन मोमेंटम आया है 200। लेकिन टाइम का क्या महत्व है, सबसे बड़ी बात यह है टाइम का क्या महत्व है। मतलब कि 20 की स्पीड से 40 की स्पीड में आपको आने में जितना टाइम लगा है वही टाइम हम नीचे नोट करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, वही टाइम हम डिवाइड करेंगे। 20 की स्पीड से और 40 स्पीड चेंज होने में जितना टाइम लगा है उसको हम टाइम से डिवाइड करेंगे। आप खुद सोचिए, 200 आया है ऊपर, मतलब 200 आया चेंज, नीचे टाइम, मान लीजिए वो 20 सेकंड में हम 20 की स्पीड से 40 स्पीड पहुंचे हैं 20 सेकंड में, तो हम 20 से डिवाइड कर देंगे। या फिर 2 सेकंड में पहुंचना चाहते हैं या 1 सेकंड में पहुंचना चाहते हैं 20 से 40 1 सेकंड में, तो क्या होगा, अगर आप 1 सेकंड में पहुंचना चाहते हैं तो 20 से 40 में डिफरेंस आया था एम बी का, 400 - 200 200 आया था, अपॉन टाइम 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 200 ही आएगा, मतलब कि फोर्स बराबर 200 आएगा, न्यूटन फोर्स 200 आएगा। लेकिन अगर टाइम वही 10 सेकंड है, मतलब 20 की स्पीड से 40 की स्पीड में पहुंचने में आपको 10 सेकंड लगा है, तो हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे, 200 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा, मतलब कि फोर्स कम आ गया। देखिए फोर्स 200 था, मतलब टाइम जितना कम होता जाएगा उतना फोर्स आपका, टाइम जितना कम होता जाएगा उतना फोर्स आपका बढ़ता जाएगा। आप इसको खुद फील कर सकते हैं। अब जितनी तेजी से आप गाड़ी बढ़ा रहे हैं, जितनी तेजी से आप गाड़ी तेजी बढ़ाएंगे उतना ही आप पीछे खींचेंगे। उसका ये वेरिफिकेशन है न्यूटन सेकंड लॉ से। न्यूटन सेकंड लॉ से ही आया, वो सीधे सीधे हम फोर्स निकाल सकते हैं, कितना फोर्स लगा आपको हमने निकाल के भी दिखा दिया। ऐसे ही रुकने में भी, अगर आप धीरे धीरे गाड़ी रुकेंगे तो आप कम झुकेंगे,
क्योंकि टाइम आपका ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा है। लेकिन अगर तेज़ी से रुकेंगे तो चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा, चेंज इन मोमेंटम तो फिक्स रहेगा। आपकी गाड़ी मान लो 40 से 20 ला रहे हैं, मतलब रोक रहे हैं 40 से 20 ला रहे हैं, तो आपका कितना होगा जो भी कैलकुलेट किया था, चेंज इन मोमेंटम 200 आया था। लेकिन अगर हम वही 1 सेकंड में रोकना चाहें तो आपको 200 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे रोक रहे हैं, आपको 5 सेकंड 10 सेकंड रोकना पड़ रहा, आप रोक रहे हैं, तो टाइम आपका 10 से डिवाइड करोगे तो कितना फोर्स लगेगा, आपका फोर्स कम लगेगा। 10 से डिवाइड करेंगे 20 न्यूटन का फोर्स से ही आपकी गाड़ी रुक जाएगी। तो ये चाहे स्पीड बढ़ा रहे हो चाहे स्पीड डाउन कर रहे हो, दोनों केस में ये काम करेगा। ठीक है, अगर आपको क्वेरी कोई हो आप सीधे हमारी जो इसमें नंबर हमने दिया है उस पर कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं आपको, और अगर इसमें क्लियरिटी चाहिए तो। आगे बताते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम मतलब कि क्या है, अगर हम कहीं भी किसी भी, हम नहीं कोई भी, या कोई हम कोई जीवित, जरूरी नहीं जीवित चीज़, कहीं भी कोई चीज़ फोर्स लगा रही है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लगा है। मान लीजिए मेरा हाथ ये है, ठीक है, ये आप ये इस तरह देख लीजिए, ये हाथ ये है, अगर हम ऊपर से इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने, आप खुद देख लीजिए, ऊपर से जितना तेज़ी से आप दबाएंगे उतना तेज़ी से आपको नीचे से आपको रोकने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी। मतलब क्या है, अगर बॉडी को स्थिर रहना है तो, कंडीशन ये स्थिर रहना है तो, अगर मूव कर जाएगा तो तब नहीं होगा बराबर। अगर हम ऊपर, तब हम ये नहीं कह सकते कि जितना ऊपर फोर्स लगा रहा है उतना नीचे से ही फोर्स लगाएगा। अगर हमारा हाथ नहीं रोक पा रहा है, ऊपर से हम दबाते जा रहे हैं, हाथ नीचे जा रहा है, मतलब कि ये इसका जो एक्शन है, रिएक्शन उतना नहीं है, इसलिए वो नीचे चला जा रहा है, इसलिए वो मूव कर जा रहा है। लेकिन अगर कोई चीज़ स्थिर है, बैलेंस में है, नहीं मूव कर रही है, आप खुद अपने आप देख सकते हैं कि आप ऐसे हाथ रखिए, ऊपर से दूसरे हाथ से प्रेस करिए, हल्का सा दबाइए, हल्का सा और प्रेशर बढ़ाते जाइए ऊपर वाले हाथ का, तो क्या होगा, ऊपर वाले हाथ का प्रेशर बढ़ाते जाएगा, नीचे वाले हाथ पे और हमें ताकत लगानी पड़ेगी उसको रोकने के लिए, और ताकत लगानी पड़ेगी रोकने के लिए, और ताकत लगानी पड़ेगी, जितना से ऊपर दबाते जाएंगे नीचे वाले को और ताकत लगानी पड़ेगी रोकने के लिए। मतलब कि जितना हम ऊपर से लगा रहे हैं उतना ही नीचे से लग रहा है। बस यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब वो किसी भी चीज़ में काम करेगा। थर्ड लॉ का एग्जाम्पल एक बार और समझाते हैं। जैसे एक क्या है, स्टेपलर रखा है, टेबल पर रखा है, तो क्या होगा, स्टेपलर का कुछ वेट होगा तो नीचे वेट लगाएगा ना, भार अपना लगाएगा, लेकिन वो टेबल में धंस नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है, टेबल भी ऊपर की तरफ धक्का दे रही है, जैसे अभी हमने हाथ में देखा। तो मतलब कि जितना किसी का वेट होगा, जितना फोर्स नीचे लगाएगा उतना ही फोर्स नीचे से ऊपर लगेगा। या फिर जैसे कोई गाड़ी सड़क पर खड़ी है, अब गाड़ी अंदर ज़मीन में अगर धंस नहीं जा रही है, इसका मतलब जितना गाड़ी नीचे फोर्स लगा रही है, पूरा गाड़ी का वेट उतना ही ज़मीन ऊपर भी लगाएगी। अगर नहीं लगाएगी तो क्या होगा, जैसे हमारा हाथ नीचे चला जा रहा था वैसे हमारी गाड़ी धंस जाएगी। चलिए, ओके, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।